संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान खंड चल रहा है। तो कल हम लोगों ने अनुमान किसको कहते हैं, मतलब अनुमान का लक्षण देखा था। अनुमिति का जो करण होता है उसको बोलते हैं अनुमान। फिर अनुमान के लक्षण में घटकीभूत पद आया था अनुमिति। तब अनुमिति किसको कहते हैं, तो अनुमिति का भी लक्षण कर दिया। क्या लक्षण किया? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते क्या? अनुमिति। ये बात बताई। अब पुनः प्रश्न आया कि भाई अनुमान प्रमाण का लक्षण समझ में आ जाए, इसलिए आपने उस अनुमान का जो लक्षण है उसमें घटकीभूत पद जो अनुमिति उसकी व्याख्या कर दी। किंतु अनुमिति का जो लक्षण आपने किया उस लक्षण में पद आया है परामर्श, क्योंकि आपने अनुमिति का लक्षण किया। क्या लक्षण किया? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। हाँ, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। तब उस लक्षण में घटकीभूत पद आया है परामर्श। तो परामर्श किसको कहती है हमको पता नहीं, तो परामर्श का लक्षण करना पड़ा। तो फिर मूल में परामर्श का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ये परामर्श का लक्षण है। उसके लिए उदाहरण दिया, आकार अभिनय करके दिखाया। क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श। और इस प्रकार के परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं, वो ज्ञान, उस ज्ञान का आकार दिया। क्या? पर्वतो वन्यमान। यह ज्ञान कैसा है? अनुमिति ज्ञान है। ये बात बता दिया। क्योंकि परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? अनुमिति। और अनुमिति का जो लक्षण था परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, उस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी। कहां पर? परामर्श का प्रत्यक्ष अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान, उस पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद भी दिया था। क्या? हेतु अविषयक हो। हेतु अविषयक हो मतलब हेतु को विषय न करने वाला हो और परामर्श से उत्पन्न हो, ऐसा जो ज्ञान उसको हम बोलते हैं क्या? अनुमिति। अब अनुमिति का आकार यहाँ पर दिखा दिया, पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान। अब पर्वतो वन्यमान, इस ज्ञान का विषय क्या क्या हो सकता है? पर्वत और वन्य। और अनुमान में हेतु कौन है हमारा? धूम। पर्वतो वन्यमान धूमात, इस अनुमान में हेतु कौन है? धूम। अब पर्वतो वन्यमान, यह जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, इस अनुमिति ज्ञान का विषय धूम है क्या? नहीं है। तो ये ज्ञान कैसा हुआ फिर? हेतु अविषयक हुआ और परामर्श से उत्पन्न है और ज्ञान है, इसलिए पर्वतो वन्यमान, इस ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? अनुमिति बोलेंगे। ये बात समझ में आया। और परामर्श के बारे में बताया था, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या? परामर्श। तो क्या होता है? अनुमान हुआ तो अनुमान में एक पक्ष होता है, एक साध्य होता है, एक हेतु होता है। समझ में आया? जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात है कि नहीं, यथा महानसम, ये अनुमान है। यहाँ पर पक्ष है, एक साध्य है, एक हेतु है और एक उदाहरण है। तो पक्ष कौन है? पर्वत। जहां पर हम साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं वो होता है कौन? पक्ष। तो यहाँ साध्य कौन है फिर इस अनुमान में? वन्य। साध्य कौन है? वन्य। वन्य की सिद्धि करना है। और साध्य जो वन्य, उस वन्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि कहाँ कर रहे हैं हम लोग? पर्वत में। तो पर्वत क्या हुआ? पक्ष हुआ। तो पर्वत हुआ पक्ष, साध्य हुआ वन्य और हेतु हुआ कौन? धूम। और उदाहरण? ठीक है। अब साध्य की सिद्धि करने के पहले हमको उस पक्ष में हेतु का ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्या? पक्ष में हेतु का ज्ञान। जैसे पर्वत पर, पर्वत पक्ष है कि नहीं, तो पर्वत पर धूम दिखाई ही नहीं दिया समझ लीजिए,
तो अनुमान वन्य का अनुमान होगा क्या? नहीं। अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होगा क्या वन्य का? नहीं होगा। नहीं होगा। कब होगा? पर्वत पर हेतु होगा। हेतु जो धूम वह दिखना चाहिए। चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इस कमरे के अंदर हम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वह व्यक्ति इस कमरे के अंदर बैठा है या नहीं है, ये तब पता चलेगा जब उसकी चप्पल बाहर रहेगी। हमको पता है कि ये उसकी ही चप्पल है, तो हेतु नहीं दिखेगा तो अनुमिति ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो अनुमिति ज्ञान, साध्य का अनुमिति ज्ञान होने के लिए क्या दिखना चाहिए? हेतु दिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब समझ लीजिए कोई व्यक्ति है कि नहीं, और वो कोई नया व्यक्ति है, उसको पता नहीं है, क्या नहीं पता कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी होता है, इस प्रकार का ज्ञान उसको नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है और वो भी जंगल में आ गया घूमने के लिए और पहाड़ के ऊपर धूम दिखाई दिया, है कि नहीं? उसको भी दिखाई दिया, लेकिन उसको धूम दिखने पर भी उस धूम को देखने के बाद वन्य का अनुमिति ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? हेतु का ज्ञान उसको पक्ष में नहीं हुआ है क्या? हुआ है। तो भी उस हेतु को देखकर, धूम को देखकर वन्य का ज्ञान उसको क्यों नहीं हो रहा है? अनुमिति ज्ञान उसको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है जी? व्याप्ति का ज्ञान नहीं। मतलब हेतु में व्याप्ति का ज्ञान भी आवश्यक है। तो क्या क्या चाहिए अनुमिति होने के लिए? पर्वतादि में, मतलब पक्ष में हेतु का ज्ञान, इसको बोलते पक्ष धर्मता ज्ञान, आगे आने वाला है कि नहीं? व्याप्य जो होता है हेतु आदि, उसका पक्ष में जो ज्ञान वो क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान। यह भी शब्द आया ना, पक्ष धर्मता ज्ञान, है कि नहीं? किंतु वो ज्ञान कैसा चाहिए? पुनः उसका विशेषण और एक दे दिया, क्या? व्याप्ति विशिष्ट। कैसा चाहिए? व्याप्ति विशिष्ट। मतलब जिसको ये पता है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होता है, इस प्रकार का व्याप्ति का ज्ञान जिसको है। समझ में आया कि नहीं? फिर ऐसा व्याप्ति का ज्ञान होने के बाद जब उसको धूम पर्वत में दिखाई देगा, तब जाकर उसको उस धूम को देखने के बाद पर्वत में वन्य की क्या होगी? अनुमिति होगी। समझ में आया जी? तो इस ज्ञान को ही बोलते, जिस ज्ञान से अनुमिति ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को ही बोल दिया यहाँ पर क्या? परामर्श ज्ञान। क्या बोल दिया? परामर्श। क्या लक्षण किया उसका? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। क्या जी? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है। एक व्याप्य होता है, एक व्यापक होता है। हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। समझ में आया? और साध्य की व्याप्ति रहती है किसमें? हेतु में, व्याप्य में। साध्य की व्याप्ति किसमें रहती है? हेतु में रहती है। तो यहाँ पर पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर हेतु कौन है? धूम। उस धूम में वन्य की क्या है? व्याप्ति है। वो कैसी है वो आगे बताएंगे, व्याप्ति का निरूपण आने वाला है आगे। समझ में आया कि नहीं? तो इतना पता चला। फिर व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या? परामर्श ज्ञान। उसका एक विशिष्ट प्रकार का आकार इस अनुमान में दिखाया। कौन सा? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। इतनी बात समझ में आई। और इस प्रकार के परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे क्या? अनुमिति ज्ञान। ठीक है जी। अब इस पर थोड़ा सा पदकृत्य उसको पढ़ लेते हैं। व्याप्ति विशिष्ट इति, मिला पंक्ति? विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यर्थः। बोलो एक बार। विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई, ज्ञानम परामर्श, ज्ञान को क्या बोलते हैं? परामर्श। परामर्श क्या एक प्रकार का ज्ञान ही है, लेकिन कैसा ज्ञान? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, अब हो गया काम, है कि नहीं? तो क्या क्या बोले? विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को बोलते हैं क्या? परामर्श। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक चीज को थोड़ा समझते हैं। क्या होता है ज्ञान और विषय? क्या क्या जी? ज्ञान और विषय। कोई भी ज्ञान रहता है
तो उसका कोई न कोई विषय भी होता है कि नहीं? विषय होता है। जैसे अयम घटः, ये ज्ञान, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट है। जिसका ज्ञान वो है कि नहीं, वो ज्ञान का विषय। घट का ज्ञान, ज्ञान का विषय कौन हुआ? घट। पट का ज्ञान, फिर ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा? पट, है कि नहीं? अयम पट, इस ज्ञान का विषय कौन है? पट। बराबर ध्यान दीजिए, अयम पटः ये ज्ञान है, और ज्ञान किसका गुण बताया था? बुद्धि का। बुद्धि तो ज्ञान है, आत्मा का। ज्ञान गुण किसका बताया था? आत्मा का बताया था, है कि नहीं? तो नैयायिक मत में आत्मा का गुण है कौन? ज्ञान। और गुण गुणी का कौन संबंध होता है? समवाय। इसका मतलब ज्ञान गुण, कोई भी ज्ञान, अयम घट अयम पट, कोई भी ज्ञान, वो ज्ञान रूप गुण आत्मा में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। इतनी बात सही है कि नहीं? किंतु संबंध का वैसा वैशिष्ट्य होता है, महात्म्य होता है कि कोई भी संबंध से, अन्य अन्य संबंध से वस्तु अन्य अन्य जगह रहती है। क्या क्या? अन्य अन्य संबंध से वस्तु अन्य अन्य जगह रहती है। जैसे घट है, तो घट भूतल पर किस संबंध से है? घट भूतल पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से। वही घट कपाल में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। क्यों? अवयव अवयवी का समवाय होता है। समवाय 5 ही जगह होता है, बता दिया है ना। तो अवयवी कौन हुआ यहाँ पर? घट। और उसके अवयव कौन हुए? कपाल। तो घट कपाल में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। वही घट भूतल पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से। समझ में आया कि नहीं? ये कई वस्तु, क्योंकि संबंध बदल दिया तो अलग अलग जगह रह जाती है। समझ में आया कि नहीं? एक ही व्यक्ति है कि नहीं, जब उसको पत्नी की उपाधि लग जाती है तो नाम आ जाता है क्या? पति। जब पिता की उपाधि लग जाती है तब नाम आ जाता है क्या? पुत्र। पिता की उपाधि लगेगी तो इसको क्या नाम आएगा? पुत्र आएगा। समझ में आएगी नहीं? और स्वयं के पुत्र की उपाधि लग जाएगी तब इसको नाम आएगा क्या? पिता। समझ में आएगी? बहन की उपाधि लग जाएगी तो एक ही व्यक्ति को संबंध बदल गया तो अलग अलग हो जाता है कि नहीं? उस प्रकार ज्ञान तो आत्मा का गुण होने के कारण समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? आत्मा में। बराबर है कि नहीं? किंतु वही ज्ञान अन्य संबंध से और जगह भी रहता है। तो बोलेंगे कहाँ रहता है? तो बताइए। देखिए, ज्ञान है, समझ लीजिए अयम घट। क्या ज्ञान है? और उस ज्ञान का विषय कौन है? घट। तो यह अयम घट, यह ज्ञान घट में भी रहता है और आत्मा में भी रहता है। किंतु आत्मा में रहता है वो समवाय संबंध से, और घट में रहता है वो विषयता संबंध से। कौन संबंध? विषयता। तो अयम घट, यह ज्ञान विषयता, विषय में रहने वाला है कि नहीं? तो अयम घट, कोई भी ज्ञान अपने अपने विषय में रहता है तो किस संबंध से? विषयता। इतनी बात समझ में आई ना? अब और आगे बढ़ेंगे। तो घट क्या हुआ? विषय। तो घट भूतल पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से। वही घट कपाल में किस संबंध से है? वही घट ज्ञान में भी रहता है। जैसा वह घट भूतल पर भी रह रहा है, वह घट कपाल में भी रह रहा है, वैसा वह घट ज्ञान में भी रहता है। तो ज्ञान में वो किस संबंध से रहता है? विषयिता। क्या? विषयिता। क्योंकि ज्ञान होता है वो विषयी होता है। ज्ञान क्या होता है? विषयी, और उसका एक विषय। तो ज्ञान विषय में रहेगा तो विषयता संबंध से। क्या क्या? ज्ञान विषय में रहेगा तो विषयता संबंध से, और विषय ज्ञान में रहेगा किस संबंध से? विषयिता। समझ में आया कि नहीं? अब अयम घट, इस ज्ञान में घट रह रहा है कि नहीं? किस संबंध से? विषयिता संबंध से। बराबर। अयम पटः, इस ज्ञान में पट रह रहा है कि नहीं? किस संबंध से? विषयिता संबंध से। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया इतनी चर्चा से? कि विषय विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है कि नहीं? और ज्ञान विषयता संबंध से विषय में रहता है, और विषय ज्ञान में विषयिता संबंध से रहता है। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, परामर्श का आकार
क्या बताया था? आकार, वन्नी व्याप्य, अभिनय, आकार, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, है कि नहीं? तो वन्नी की व्याप्ति वाला जो धूम, वो धूम वाला पर्वत है। ये हुआ क्या? परामर्श। फिर उसका ज्ञान, उस परामर्श का ज्ञान, है कि नहीं? कैसा ज्ञान? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकारक हुआ जो अंतकरण में ज्ञान। समझ में आया कि नहीं? अब समझ लीजिए परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ किसी को, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। इस परामर्श ज्ञान का विषय कौन कौन है? वन्नी व्याप्ति धूम पर्वत, ये सब उसके क्या है कि नहीं? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये सब क्या है उसके? किंतु वो विषय उस ज्ञान में किस संबंध से रहेगा? विषयिता संबंध से रहेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे घट के लिए हम बोल सकते कि नहीं, विषयिता संबंधेन घटवत् अयम घटः इति ज्ञानम। क्या क्या? विषयिता संबंधेन अयम घटः, विषयिता संबंधेन घटवत्, घट वाल ज्ञान है। कौन सा? अयम घट। अयम घट ये ज्ञान कैसा है? घट वाला है कि नहीं? अयम घट ये ज्ञान कैसा है? घट वाला है। किस संबंध से घट वाला ये ज्ञान? विषयिता संबंध से। तो विषयिता संबंधेन घटवत् अयम घटः इति ज्ञानम। क्या क्या? विषयिता संबंधेन घटवत् अयम घटः इति ज्ञानम। समझ में आया? अयम पटः ये ज्ञान है। इस ज्ञान को भी क्या बोल सकते हैं? विषयिता संबंधेन पटवत् अयम पटः इति ज्ञानम। समझ में आया? अयम मठ ये ज्ञान हुआ, उसके लिए क्या बोल सकते हैं? विषयिता संबंधेन पटवत् अयम मठः इति ज्ञानम। समझ में आया? विषयिता संबंध से मठ वाला अयम मठ ये क्या है? ज्ञान। उस प्रकार परामर्श हुआ क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये हुआ उसका विषय। अब वो विषय विषयिता संबंध से रहेगा ज्ञान में, तो उसके लिए भी क्या बोल सकते? फिर विषयिता संबंधेन वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति है ना? इति ज्ञान हुआ। इस प्रकार का ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? परामर्श ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परामर्श ज्ञान। परामर्श ज्ञान का आकार वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञान। हाँ, तो क्या बोल सकते इसको? पुनः बोलेंगे, ध्यान लीजिए, पहले सुन लीजिए। विषयिता संबंधेन वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकार परामर्शवत् इदं ज्ञानम। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्श ज्ञानम। अब समझ में आया? क्या क्या? विषयिता संबंधेन वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्शवत्, परामर्श वाला, परामर्शवत् वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्श ज्ञानम। समझ में आया? इस प्रकार का परामर्श ज्ञान कैसा हुआ? परामर्श वाला हुआ। कौन परामर्श? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये हुआ परामर्श। और इस परामर्श वाला ये ज्ञान हुआ। लेकिन वो परामर्श इस ज्ञान में किस संबंध से रह रहा है? विषयिता संबंध से। समझ में आया भाई? तो पुनः एक बार बोलेंगे, विषयिता संबंधेन वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्शवत् वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्श ज्ञानम। अब समझ में आया? वही लिखा है, पंक्ति देखिए। वद कृत्य में व्याप्ति विशिष्ट इति
विषयिता संबंधेन, विषयिता संबंध से लग गया, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ये हुआ विषय, और उस वाला ये ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो विषय परामर्श रूप विषय उस ज्ञान में किस संबंध से रह रहा है? विषयिता संबंध से। तो वही लिखा है, विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यर्थः। लग गया पंक्ति? चलिए आगे। अब आगे क्या है? हाँ देखिए, मूल का लक्षण परामर्श का एक बार बोलिए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ठीक है, और एक बार, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब इस लक्षण का थोड़ा पदकृत्य देखना है, मतलब पदों का प्रयोजन का विचार करना है, कौन पद क्यों दिया इसका विचार करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, घटादि ज्ञान वारणाय, क्या क्या? घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्मता इति। मिला? आगे, धूमवान पर्वत इति ज्ञान वारणाय व्याप्ति विशिष्ट इति। ठीक है, परामर्श के लक्षण में दो पद है मुख्य, एक है व्याप्ति विशिष्ट ये पद है, और दूसरा है पक्ष धर्मता ये दूसरा है। ज्ञान ये विशेष है। समझ में आया? क्या क्या पद बोलो? व्याप्ति विशिष्ट एक, और दूसरा पक्ष धर्मता दो। समझ लीजिए, है कि नहीं? केवल इतना ही हम कर देंगे, पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, पहले वाला पद निकाल देंगे। पहले वाला पद मतलब कौन सा? व्याप्ति विशिष्ट, इस पद को हटा देंगे, फिर लक्षण क्या बचेगा? पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। पक्ष धर्मता का जो ज्ञान उसको बोलते हैं परामर्श। तो हो जाएगी गड़बड़। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अतिव्याप्ति कैसी होगी? देखिए, आगे पक्ष धर्मता ज्ञान आने वाला है। क्या ज्ञान आने वाला है? और उसका आकार है क्या? पर्वत में धूमादिक का रहना, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम। व्याप्य जो है वो पर्वतादिक में रहना, इसको ही बोलते हैं क्या? पक्ष धर्मता। समझ में आया? तब मतलब क्या हुआ? तो व्याप्य है, समझ लीजिए धूम। व्याप्य कौन है? धूम। और धूम का पर्वत में रहना मतलब ज्ञान हो जाता है धूमवान पर्वत। क्या ज्ञान हो जाता है? धूमवान पर्वत। हाँ, पहले देखते ही पर्वत पर धूम दिखाई देता है तो ज्ञान होता है धूमवान पर्वत। फिर व्याप्ति का स्मरण होता है, फिर परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है तीसरा, है कि नहीं? पहला ज्ञान क्या होता है? धूमवान पर्वत। क्या? धूमवान पर्वत। इसको ही बोलते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। क्या बोलते हैं? तो धूमवान पर्वत इस ज्ञान में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कब? यदि लक्षण में से व्याप्ति विशिष्ट पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। क्या बचेगा? पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। क्या होगी? अतिव्याप्ति। कहां पर? पक्ष धर्मता ज्ञान है, मतलब किस प्रकार का वो ज्ञान? धूमवान पर्वत इत्याकारक जो पक्ष धर्मता ज्ञान है उसमें लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दे दिया। क्या? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान चाहिए। व्याप्ति विशिष्ट ऐसा पक्ष धर्मता ज्ञान रहेगा तब उसको बोलेंगे क्या? परामर्श। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? कि धूमवान पर्वत ये ज्ञान तो है, पक्ष धर्मता ज्ञान है, किंतु उसमें व्याप्ति विशेषण रूप से नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो धूमवान पर्वत इस ज्ञान में अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ा? व्याप्ति विशिष्ट। समझ में आया? देखिए पंक्ति, आगे वाली पंक्ति, एक पंक्ति को छोड़कर, धूमवान पर्वत, मिला पंक्ति? धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय, इत्यादि ज्ञान पर जो अतिव्याप्ति होती है वो अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया है। कौन? व्याप्ति विशिष्ट। समझ में आया? फिर अब कोई बोलेगा एक काम करो, फिर व्याप्ति विशिष्ट इसको रखो लक्षण में, और पक्ष धर्मता ये जो दूसरा पद है ना परामर्श के लक्षण में आया हुआ उसको हटा दो। किसको हटा दो? पक्ष धर्मता। अब उस परामर्श के लक्षण में से
पक्ष धर्मता इतने पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम परामर्श। हाँ, व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम परामर्श। क्या लक्षण बचेगा? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम परामर्श। अर्थ क्या होगा? व्याप्ति से विशिष्ट जो ज्ञान है उसको बोलेंगे क्या? परामर्श। तब अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? लिखा है घटादि ज्ञान वारणाय। घट के ज्ञान पर क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। बोले घट के ज्ञान पर अतिव्याप्ति कैसी होगी भाई? तो लिखिए थोड़ा सा पंक्ति। अयम कपालवान, अयम कपालवान घटात। लिखा अयम कपालवान घटात। यहां पर यह अनुमान है। पक्ष कौन है? अयम साध्य कपाल। साध्य क्या है? कपाल। और हेतु क्या है? घट। हेतु क्या है? घट। समझ में आया? अब देखिए यत्र यत्र घट, जहां जहां घट होता है वहां वहां कपाल होता है कि नहीं? जहां कहीं भी घट रहेगा वहां कपाल जरूर रहता है। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब सही अनुमान है। तो व्याप्य कौन है इसमें? हेतु। हेतु कौन है यहाँ पर? घट। तो घट हुआ व्याप्य। और साध्य क्या है? कपाल है कि नहीं? अब कपाल की व्याप्ति है किसमें? घट में। किंतु यहाँ पर ज्ञान हमको व्याप्ति का नहीं हो रहा है। ज्ञान यहाँ पर केवल इतना ही हो रहा है क्या? यह अयम, अयम मतलब सामने वाली वस्तु, यह घट वाला है। क्या है? घट वाला है। तो कौन सा ज्ञान हुआ? केवल पक्ष धर्मता ज्ञान। और लक्षण क्या बचा है परामर्श में? हाँ, कौन सा पद हटा दिया? पक्ष धर्मता पद हटा दिया। सॉरी, कौन पद हटा दिया? पक्ष धर्मता। और लक्षण क्या बचा है? बोलो एक बार। व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम। क्या? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम। इतना ही बचा है। तब अतिव्याप्ति होगी घट के ज्ञान के ऊपर। कैसे? कि यहाँ पर भी घट का ज्ञान व्याप्ति से विशिष्ट है। कैसे व्याप्ति से विशिष्ट है? कपाल व्याप्य घट। क्या जी? कपाल व्याप्य घट। हाँ, कपाल का व्याप्य है कौन? घट। ये ज्ञान यहाँ पर हो रहा है। तो घट का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और वो घट का ज्ञान भी व्याप्ति से विशिष्ट है कि नहीं? कौन व्याप्ति? किसकी व्याप्ति इस पर? कपाल की व्याप्ति है। तो कपाल की व्याप्ति से विशिष्ट घट का ज्ञान है क्या? नहीं है। तो लक्षण कर रहे किसका? परामर्श का। गया किसमें? घट ज्ञान के ऊपर। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? पक्ष धर्मता। केवल व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान को हम परामर्श नहीं कहते हैं। क्या क्या? केवल व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान को परामर्श नहीं कहते, अपितु व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान, व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पर घट का ज्ञान है क्या? नहीं है। लेकिन कैसा ज्ञान है वो? व्याप्ति विशिष्ट घट का ज्ञान है। किंतु यहाँ पर पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्या नहीं है? पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जैसे वहां पर धूम वाला पर्वत है ऐसा पक्ष धर्मता का ज्ञान रहता है, वैसा यहाँ पर है कि नहीं? पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं मिल रहा है। तब क्या हो रही है? अतिव्याप्ति हो रही है। कहाँ पर? घट ज्ञान के ऊपर अतिव्याप्ति हो रही है। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? पक्ष धर्मता। समझ में आया? अब पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ये पद जोड़ देने के बाद लक्षण क्या बनता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब घट ज्ञान पर अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि घट का ज्ञान है कि नहीं? अतिव्याप्ति कब हो रही थी? पक्ष धर्मता ज्ञान। अब वहां पर पक्ष धर्मता ज्ञान है ही नहीं है, तो केवल कपाल व्याप्य घट इतना ज्ञान जो है उसको हम परामर्श ज्ञान नहीं कहेंगे। भले वो व्याप्ति से विशिष्ट है लेकिन पक्ष धर्मता उसमें नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जब ये बात कहेंगे क्या? कपाल व्याप्य घटवान अयम, तब वो परामर्श हो सकता है। किंतु अयम मतलब सामने वाले कोई चीज घट वाला है, ये उसको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं है।
अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आया? तो लक्षण बन गया। फिर क्या बना परामर्श का लक्षण? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। समझ में आया? पंक्ति देखिए, घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्मता इति, लगे पंक्ति। और आगे धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय, मतलब इस ज्ञान पर होने वाली जो अतिव्याप्ति है, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? व्याप्ति विशिष्ट इति। इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि धूमवान पर्वत ये कौन सा ज्ञान है? पक्ष धर्मता ज्ञान है, आगे आने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। तद इति, तो मूल में तद पद आया ना, तज्जन्यम। तो तद शब्द से किसको पकड़ना है भाई? तज्जन्य मतलब किससे जन्य? पद कृत्यकार ने बताया तद शब्द से क्या लेना है? परामर्श जन्यम इत्यर्थ है कि नहीं? तो तज्जन्यम, तज्जन्यम परामर्श जन्यम। कौन ज्ञान? पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। उस परामर्श से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अनुमिति ज्ञान। अनुमिति ज्ञान का आकार क्या है? पर्वतो वन्यमान। समझ में आया? चलिए आगे। ये हुआ भाई परामर्श का लक्षण। अब परामर्श के लक्षण में, परामर्श का लक्षण क्यों बताना पड़ा? अनुमिति का लक्षण कर दे। अनुमिति का जो लक्षण किया था मूल में, उस अनुमिति के लक्षण में घटकीभूत पद था। कौन? परामर्श। इसलिए परामर्श को समझाने के लिए परामर्श का लक्षण कर दिया। अब जो परामर्श का लक्षण किया है, क्या लक्षण किया है परामर्श का? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब उस परामर्श के लक्षण में घटकीभूत पद आया है व्याप्ति। क्या पद आया है? व्याप्ति। एक पद आया, और दूसरा पद आया है पक्ष धर्मता। इसलिए हमको पहले व्याप्ति क्या होती है इसको भी समझना पड़ेगा, फिर पक्ष धर्मता क्या होती है वो भी समझना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा क्या? परामर्श। इसलिए पहले अब क्या समझा रहे हैं? व्याप्ति को। ठीक है, तो चलिए मूल में, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। ठीक है, तो देखिए भाई, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति, मतलब यहाँ तक इतनी पंक्ति से व्याप्ति का अभिनय है। क्या है व्याप्ति का? अभिनय है। व्याप्ति का लक्षण नहीं है, अभिनय है। और फिर व्याप्ति का लक्षण क्या है? तो साहचर्य नियम व्याप्ति। साहचर्य नियम ये लक्षण है किसका? व्याप्ति का। साहचर्य नियम ये क्या है? व्याप्ति का लक्षण। और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः ये क्या है? व्याप्ति का अभिनय। अभिनय मतलब क्या? तो अभिनय शब्द का अर्थ लिखिए, अभिप्रेत शब्दोच्चारणम अभिनय। अभिप्रेत शब्दोच्चारणम, अभिप्रेत शब्दोच्चारणम अभिनय। ठीक है ना? अभिप्रेत अपेक्षित है कि नहीं? समझाने के लिए अभिप्रेत शब्द का जो उच्चारण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिनय। है कि नहीं? जैसे समझ दीजिए कोई बालक रो रहा है कि नहीं, फिर बड़ा आदमी बताता है क्या क्या रो रहा है भाई क्या बोलेंगे उसको? रोने का अभिनय कैसे करेंगे? हाँ ये चुप बैठो, क्या है लगा बाबू द्वार से बहुत देर से, ये क्या हुआ? अभिनय हुआ। उसके रोने का क्या हुआ? अभिनय हुआ। जैसा कौवा कौवा गा रहा है कि नहीं, यहाँ बहुत देर से भी कौ 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 लगाया उसने, उसको हटाओ तो भगाओ तो बोलते कि नहीं, तो क्या बताया उसने? क्या कौ 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 लगाया? ये कौ 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 ये क्या है? अभिनय। उसके उसके कहने का क्या है? वो अभिनय। मतलब एक रूप, एक आकार दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं? एक वेश, एक भूषा है कि नहीं, एक आकार दिखा दिया, उसको बोलते क्या? अभिनय। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः ये क्या है? व्याप्ति का अभिनय। समझ में आया? लेकिन लक्षण क्या है? साहचर्य नियम, ये व्याप्ति का लक्षण।
अब बोलेंगे साहचर्य नियम मतलब क्या, इसका सविस्तर विस्तार पदकृत्यकार कर रहे हैं, इसलिए उसी में देखेंगे। यत्र यत्र इति, मिला पंक्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति व्याप्तेः अभिनयः, कर दिया कि नहीं स्पष्टीकरण। बोल रहे कि भाई मूल में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इस प्रकार का ये जो उच्चारण है वो क्या है, व्याप्ति का अभिनय। समझ में आया। फिर बोलेंगे लक्षण क्या है व्याप्ति का, तो लक्षण दे रहे हैं, क्या है आगे पढ़ो। तत्र तत्र मतलब उस पंक्ति में साहचर्य नियम इति लक्षणम, साहचर्य नियम ये क्या है, व्याप्ति का लक्षण है। बोलेंगे साहचर्य नियम ये व्याप्ति का लक्षण है, किंतु उसका अर्थ क्या है, किसको कहते हैं साहचर्य नियम, तो लिख रहे आगे, सहचरतीति सहचरः तस्य भाव साहचर्यम, बोलो ठीक है। सहचरति, स मतलब साथ साथ, चरति चलता है, रहता है कि नहीं, घूमता है फिरता है, साथ साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सहचर। इस व्यवहार में भी हम लोग बोल सकते हैं भाई ये कौन है आपके, ये हमारे सहचर है। सहचर मतलब हमारे साथ चलने वाले हैं, हमारे परछाई की तरह है वो। जैसे परछाई छाया होती है ना हम शरीर की, जहां भी जाएंगे वो छाया छोड़ती, उसको कह देंगे भैया रुक जाओ तुम, मैं थोड़ा जाके आता हूँ, वो बोलती नहीं जमेगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। कौन बोलती है, छाया। उस प्रकार कोई व्यक्ति होता है ना, क्या होता है, सहचर। जैसे किसी व्यक्ति का प्रिय होता है ना, तो उसका क्या होता है, सहचर, है कि नहीं। उस प्रकार सहचरति जो साथ साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, सहचर। वही लिखा है सहचरति सहचरः तस्य भाव, उस साथ साथ रहने का जो भाव उसको बोलते हैं क्या, साहचर्यम। साहचर्यम का अर्थ क्या निकला फिर, साथ साथ रहना। क्या क्या अर्थ निकला है, साथ साथ रहना। उसका भी अर्थ बता रहे, तात्पर्य सामानाधिकरण्यम इति यावत्, और स्पष्टीकरण कर दिया साहचर्य शब्द का, क्या सामानाधिकरण्यम, क्या अर्थ कर दिया, सामानाधिकरण्यम। ठीक है जी। तो देखिए भाई, जैसे धूम और वन्नी साथ साथ रहते कि नहीं, जहां भी कहीं आप धूम को देखेंगे तो जरूर वहां मिलेगा क्या, है कि नहीं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र, तो सहचर हुआ कि नहीं, तो दोनों का सहचर्य मतलब साहचर्य है उनका, अर्थात दोनों का अधिकरण एक होता है। जो जो धूम का अधिकरण है वह जरूर वन्नी का अधिकरण है। समझ में आया। हमने तो ये तो नहीं नियम किया, क्या जहां जहां वन्नी रहता है वहां वहां धूम, ये बात नहीं, किंतु जहां जहां धूम रहता है वहां वहां जरूर रहता है कि नहीं। जहां भी कहीं देखिए, पर्वत में धूम है कि नहीं, वन्नी भी है। महानस में धूम है कि नहीं, वन्नी भी है। गोष्ठ में धूम है कि नहीं, वन्नी भी है। हाँ, वो नियम नहीं कर सकते आप, कौन सा, जहां जहां वन्य रहता है वहां वहां धूम, ये नियम नहीं हो सकता है। क्यों, वन्य है कहां पर, आयोगोलक में, तप्त आयोगोलक, लोहे का गोला तपा हुआ, वहां पर अग्नि है कि नहीं, धूम है क्या, नहीं है। इसलिए जहां जहां धूम है वहां वहां वन्य है। समझ में आया भाई। फिर दोनों का क्या हुआ, साहचर्य हुआ, सामानाधिकरण हुआ। अर्थात एक व्याप्य है एक व्यापक है, और व्याप्य में व्यापक की क्या है, व्याप्ति है। समझ में आया। देखिए भाई, सहचरतीति सहचरः तस्य भाव साहचर्यम, लग गया जी। सामानाधिकरण्यम इति यावत् तस्य नियमः व्याप्ति, उसका जो नियम, सामानाधिकरण्य का जो नियम है उसको बोलते हैं क्या, व्याप्ति। हो गया। कॉपी पर लिखिए आप एक पद, साहचर्य नियमः व्याप्ति। साहचर्य नियमः व्याप्ति हो गया। उसमें साहचर्य इस पक्ष पद के नीचे अधोरेखा करके, अधोरेखा कीजिए साहचर्यम, फिर खड़ा बांध देकर उसके नीचे लिखेंगे सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम। ठीक है। किस शब्द का अर्थ हुआ, साहचर्यम। ठीक है। और नियम शब्द वैसा ही है बराबर। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए
सामानाधिकरण्य नियम। साहचर्य क्या लिखा बोलो? साहचर्यम। उसके नीचे क्या लिखा? साहचर्य नियम व्याप्ति, ये लिखा पहले। उसमें साहचर्य शब्द के नीचे अधोरेखा करके खड़ा बांध देकर क्या लिखा नीचे? सामानाधिकरण्य। फिर उसके नीचे के पंक्ति में क्या लिखा? सामानाधिकरण्य नियम व्याप्ति। हो गया ना जी? सामानाधिकरण्य अलग जगह थोड़ा लिखिए। सामानाधिकरण्य बराबर थोड़ा अलग जगह अन्यत्र एकाधिकरण वृत्तित्व। एकाधिकरण वृत्तित्व। ठीक है जी, चलिए। सामानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ? एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण में रहना। समझ में आया इतनी बात? आगे देखिए, सामानाधिकरण मित्यावत् तस्य नियम व्याप्ति इत्यर्थः। लग गया भाई? चलिए। स च अव्यभिचरितत्वम्, क्या लिखा है आगे? स च अव्यभिचरितत्वम्। स मतलब वो सामानाधिकरण्य, उसका भी अर्थ कर दिया अव्यभिचरितत्व। क्या अर्थ कर दिया? अव्यभिचरितत्व। अब चलिए, आपने कॉपी पर क्या पंक्ति लिखी थी? पढ़ो। सामानाधिकरण्य नियम। उसमें से सामानाधिकरण्य शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए। क्या क्या क्या? सामानाधिकरण्य शब्द के नीचे क्या कर दिया? अधोरेखा खड़ा बांध देकर लिखी। उसके नीचे अव्यभिचरितत्वम्। अव्यभिचरितत्वम् हो गया? देखिए भाई, क्या लिखा? अव्यभिचरितत्वम् बराबर बोलेंगे भाई, अव्यभिचरितत्वम् लिख दिया। अव्यभिचरितत्वम् क्या होता है कि नहीं? तो आगे देखिए पंक्ति में, का पुस्तक में सच अव्यभिचरितत्वम्, उसके आगे तच्च व्यभिचाराभावः। तच्च व्यभिचारः, तो अव्यभिचरितत्वम् लिखा ना, उसके नीचे अधोरेखा करके नीचे बांध दीजिए खड़ा। फिर लिखिए व्यभिचाराभावः। व्यभिचाराभावः। ठीक है जी? व्यभिचारा, ठीक है जी। और लिखा नहीं इतना, नियम शब्द है ना ऊपर, तो नियम शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए और उसके खींचकर नीचे ले आइए बांध। नियम, हाँ, नियम शब्द के नीचे अधोरेखा और उसको इसी लाइन में ले आइए। उसके अर्थ लिखिए व्याप्ति। नियम का अर्थ ही है व्याप्ति। ठीक है? तो क्या पंक्ति तैयार हुई अभी? व्यभिचाराभावः व्याप्ति। व्यभिचाराभावः व्याप्ति। अब उसमें व्यभिचार शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए। क्या? फिर नीचे खड़ा बांध दीजिए और लिखिए नीचे की पंक्ति में साध्याभाववत् वृत्तित्वम्। वृत्तित्वम् लिखा, साध्याभाववत् वृत्तित्वम् बराबर। अब उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए साध्याभाववत् वृत्तित्वम्, नहीं, साध्याभाववद् वृत्तित्वम् लिखा। फिर अभाव पद जो था आगे उसको सीधा नीचे ले आइए, तो उसके नीचे लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए अभाव। साध्याभाववत् वृत्तित्वम् अभावः व्याप्ति। क्या पंक्ति तैयार हुई? साध्याभाववत् वृत्तित्वम् अभावः व्याप्ति। समझ में आया भाई? अब वृत्तित्वम् और अभाव पद है ना, उन दोनों के नीचे अधोरेखा, एक ही अधोरेखा। किसके किसके नीचे? वृत्तित्वम् और अभाव।
समझ में नहीं आ रहा है क्या? वृत्तित्वम शब्द मिला और अभाव मिला, उन दोनों के नीचे एक ही अधोरेखा, फिर नीचे खड़ा बांध देकर लिखिए अवृत्तित्व। अवृत्तित्व लिखा। अब ऊपर क्या क्या बचा है बताओ? ध्यान दीजिए, क्या क्या बचा है? साध्याभाववत् व्याप्ति। कैसे साध्याभाव व्याप्ति? एक एक बताओ ना। पहला पद क्या बताया? साध्याभाव, ये बचा। ऊपर की पंक्ति में क्या बचा है? साध्याभाव। क्योंकि वृत्तित्व और अभाव इसको तो ले लिया ना नीचे अर्थ करके। वृत्तित्व और अभाव इन दो शब्द के नीचे अधोरेखा करके उसका अर्थ नीचे लिख दिया। क्या लिखा? अवृत्तित्व। किसका अर्थ हुआ ये अवृत्तित्व? वृत्तित्व अभाव। वृत्तित्व के पहले क्या शब्द है? साध्याभाव। उसको वैसे के वैसा नीचे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? साध्या भाववत भी रहा है ना, साध्या भाववत, क्योंकि आपने ऊपर अधोरेखा किसके नीचे किया है? वृत्तित्व और अभाव के नीचे किया है, वत के नीचे थोड़ी किया है। तो क्या बचा? साध्या भाववत अवृत्तित्व, है कि नहीं? और अभाव के नीचे क्या पद था ऊपर की पंक्ति में? व्याप्ति। तो उसको वैसे ही नीचे लिया व्याप्ति पद को। समझ में आया? तो क्या पंक्ति तैयार हुई बोलो? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति। हाँ, बन गया ना? क्या बना? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति। क्या क्या बोलो? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति। अवृत्तित्व है कि नहीं? वृत्तित्व और अभाव के नीचे जो पंक्ति नीचे बांध लिया है, तो क्या लिखा था उसके नीचे? अवृत्तित्व, है कि नहीं? तो क्या पंक्ति तैयार हुई फिर? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति। ये व्याप्ति का लक्षण निकल आया। समझ में आया? उसको घटाएंगे। पहले व्याप्ति का लक्षण कैसा चला आया यहाँ तक, इतनी बात तो समझ में आई ना। मूल में क्या था? साहचर्य नियम व्याप्ति। नियम शब्द का अर्थ है व्याप्ति। समझ में आया? साहचर्य, ध्यान दीजिए, अभी पुनः समझा रहा हूं थोड़े थोड़े में। साहचर्य नियम, साहचर्य मतलब सहचरतीति सहचर्य, उसका ही भाव है साहचर्य। उस साहचर्य का अर्थ हुआ सामानाधिकरण्य। साहचर्य का क्या अर्थ किया? सामानाधिकरण्यम। फिर सामानाधिकरण्यम, है कि नहीं? उसका अर्थ क्या किया? अव्यभिचरितत्व। बराबर है, देखते जाना है केवल। क्या क्या अर्थ है उसका? अव्यभिचरितत्व। बराबर। और अव्यभिचरितत्व का भी अर्थ कर दिया क्या? व्यभिचारा भाव। और जो आगे शब्द था कौन? नियम। उसका तो अर्थ वैसे नीचे आया नियम। नियम मतलब व्याप्ति। तो क्या क्या लक्षण बना? व्यभिचारा भाव व्याप्ति। फिर व्यभिचारा भाव, उसके नीचे व्यभिचार शब्द का क्या अर्थ किया? साध्याभाववत् वृत्तित्व। फिर क्या पंक्ति तैयार हुई? साध्याभाववत् वृत्तित्व व्याप्ति। नहीं, अभाव पद का से छोड़ दिया ना। साध्याभाववत् वृत्तित्व अभाव व्याप्ति, ये पंक्ति तैयार हुई ना। ऊपर का अभाव पद छूटा तो वो नीचे लाएगी नहीं। तो क्या पंक्ति तैयार हुई बोलो? साध्याभाववत् वृत्तित्व अभाव व्याप्ति। फिर वृत्तित्व और अभाव के नीचे अधोरेखा की थी, फिर उसका अर्थ किया क्या? अवृत्तित्व। बाकी के पद वैसे बचे हुए पद नीचे ले आए, तब क्या लक्षण बना? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति। समझ में आया? पंक्ति देखिए एक बार पदकृत्य में। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति सा व्याप्तेः अभिनयः। मिला? तत्र साहचर्य नियम इति लक्षणं। मिला? सहचरतीति सहचरः, तस्य भावः साहचर्यम्, है कि नहीं? साहचर्यम का अर्थ सामानाधिकरण्यम इति यावत्। तस्य नियमः, उसका नियम मतलब व्याप्ति। नियम शब्द का अर्थ हुआ व्याप्ति इत्यर्थ। सच, स मतलब वो सामानाधिकरण्य क्या है? सच अव्यभिचरितत्व। सामानाधिकरण्य शब्द का अर्थ कर दिया क्या? अव्यभिचरितत्व। और अव्यभिचरितत्व का भी अर्थ कर दिया तच्च व्यभिचारा भाव।
उसका भी अर्थ क्या कर दिया? व्यभिचार का अभाव। फिर व्यभिचार का अभाव, तो फिर व्यभिचार क्या है वो बता दिया। पदकृति में देखिए, व्यभिचारश्च साध्याभाववत् वृत्तित्वम्। व्यभिचार शब्द का अर्थ क्या कर दिया? साध्याभाववत् तथा च, फिर आगे जाकर लक्षण बन गया साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्। क्या लक्षण बना? साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति इति पर्यवसान्नम। मिला है कि नहीं? साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति इति पर्यवसान्नम। मिला ना? मतलब यह लक्षण, मूल का लक्षण जो था साहचर्य नियम, उसका पर्यवसान है कि नहीं? परिवर्तन, पर्यवसान, अंतिम जाकर उसका रूप बना। क्या बना? साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। समझ में आया भाई? चलिए अब इसको थोड़ा घटाएंगे, ध्यान दीजिए। अब व्याप्ति का लक्षण बन गया ना? बोलो एक बार व्याप्ति का लक्षण। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। और एक बार साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। और एक बार साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। ठीक है। अब व्याप्ति किसमें रहती है? हेतु में। व्याप्ति किसमें रहती है? हेतु में। व्याप्य में, हेतु में। हेतु हमेशा व्याप्य होता है, हेतु में व्याप्ति रहती है। किसकी? साध्य की, अर्थात व्यापक की। साध्य हमेशा व्यापक हुआ करता है। साध्य हमेशा क्या रहता है? व्यापक। और हेतु हमेशा व्याप्य। और व्यापक की व्याप्ति व्याप्य में व्याप्य में रहती, अर्थात साध्य की व्याप्ति हेतु में रहती। इतनी बात समझ में आया? जैसे उदाहरण, पर्वतो वन्यमान धूमात्। बोलो, पर्वतो वन्यमान धूमात्। पक्ष पर्वत। पर्वत, साध्य वन्य। वन्य, हेतु धूम। बराबर। उदाहरण मानस। ठीक है जी। साध्य वन्य, बोलते जाओ भाई। साध्य वन्य। पक्ष पर्वत। हेतु धूम। उदाहरण मानस। पक्ष पर्वत। साध्य वन्य। स्थल पर्वत। पर्वतो वन्यमान धूमात् यथा मानसम। ये स्थल है। समझ में आया? साध्य वन्य। व्याप्ति का लक्षण बोलो, पर्वत। जोर से बोलो। साध्याभाववत् अवृत्तित्व नहीं है, अवृत्तित्व। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। क्या लक्षण बना? बोलो, साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् व्याप्ति। साध्य वन्य। बोलते जाओ, भूल गए। साध्य वन्य। साध्याभाव वन्याभाव साध्याभाव वन्याभाव साध्याभाववत् वन्याभाववत् वन्नी के अभाव वाला, ये अर्थ है ना? वन्नी के अभाव। साध्य वन्य। साध्याभाव वन्याभाव। वन्याभाव साध्याभाववत् वन्याभाववत्। कौन है? धूम। वन्नी का अभाव कहाँ रहता है? जल में। जलरुद्र में। वन्नी का अभाव कहाँ रहता है? जल में। पर्वत में थोड़ी वन्नी का अभाव है। पर्वत में वन्नी बैठा है, मानस में वन्नी बैठा है। हमको ऐसा लेना पड़ेगा ठिकान कि जहां पर साध्य रूप वन्नी रह ही नहीं सकता, परस्पर विरोध है कि नहीं? हाँ, तो कौन लेंगे फिर? जल। बोलो, साध्य वन्य। साध्याभाव वन्याभाव। साध्याभाववत् वन्याभाववत्। कौन? जल। जलरुद्र। उस जल में वृत्ति मतलब रहने वाले, उस जल में रहने वाले कौन कौन है? मत्स्य। मत्स्य है, मीन, नौका। तो वृत्तित्व किसमें गया? मीन में, नौका में वृत्तित्व रहना। धूम रहता है क्या वहां पर? नहीं। जलरुद्र में। तो धूम वृत्ति है क्या अवृत्ति है? अवृत्ति। अवृत्ति है। क्या? अवृत्ति है। तो अवृत्तित्व किसमें गया? धूम में। अवृत्तित्व किसमें गया? वृत्तित्व किसमें गया? मीन नौका में। नौकादि में वृत्तित्व है, रहते ही वो जल में, है कि नहीं? और अवृत्तित्व किसमें गया? धूम में। धूम में। नहीं समझ में आया? आया। देखो, साध्य वन्य। वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव। साध्याभाववत् वन्याभाववत्। वन्याभाववत् कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में वृत्ति रहने वाले कौन कौन? नौका। नौका, मासे, मत्स्य, है कि नहीं? मगर, ये सब वो वृत्ति है, रहते हैं। और कौन नहीं रहता वहां पर? धूम। तब धूम में वृत्तित्व जाएगा क्या? नहीं। क्या जाएगा? अवृत्तित्व। तो अवृत्तित्व कहाँ गया? धूम में। तो अवृत्तित्व जहां गया वहां व्याप्ति का समन्वय हुआ, तो व्याप्ति चली गई कहां पर? धूम में। धूम में।
वन्नी की व्याप्ति धूम में गई कि नहीं? गई, बराबर। कैसी गई? पुनः एक बार, साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत, कौन? जलभूत, जलभूत। उसमें वृत्ति मीनादि, अवृत्तित्व धूम, धूमे, सत्वात लक्षण समन्वय। समझ में आया? तो क्या लक्षण है व्याप्ति का? बोलो, साध्याभाववत अवृत्तित्वम व्याप्ति। समझ में आया? तो धूम व्याप्ति वाला हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ। पंक्ति देखिए अभी, मिला? साध्याभावत अवृत्तित्वम व्याप्ति इति पर्यवसन्नम, मिला ना? उदाहरण में घटा रहे, मानसम वन्यमत धूमात, हमने पक्ष पर्वत दिया, यहाँ पर पक्ष लिया कौन? मानस, है कि नहीं? मानस मतलब स्वयंपाक घर। तो मानसम वन्यमत धूमात, पक्ष मानस, साध्य वन्नी, हेतु धूम, साध्य वन्नी, साध्याभाव साध्याभाववत कौन? जलभूत। उसमें वृत्तित्व नौकादि में, अवृत्तित्व धूम में। हो गया लक्षण समन्वय। समझ में आया? चलिए, मानसम वन्यमत धूमात इत्यादि साध्यो वन्नी, मिला पंक्ति? पंक्ति देखते जाइए, साध्यो वन्नी तद अभाववान जलरुधादि, तद अभाववान, तद वन्नी, साध्य, साध्य अभाव वाला कौन है? जलरुधादि। तद वृत्तित्वम, उस जल में, जलरुध में वृत्तित्व रहने वाले कौन? तो वृत्तित्व किसमें गया? नौकादि में। और अवृत्तित्वम, अवृत्तित्व किसमें जाएगा? धूम में। अवृत्तित्वम प्रकृते हेतुभूते धूमे, प्रकृत प्रसंगी जो हेतुभूत धूम है उसमें गया कौन? अवृत्तित्व, गया ना अवृत्तित्व। इति कृत्वा, ऐसा करके लक्षण समन्वय, लक्षण का क्या हुआ? समन्वय हुआ। समझ में आई भाई बात? आगे क्या है बोलो? अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अभी समझ लीजिए, कोई बोलेगा कि हम अनुमान कर रहे हैं पर्वत धूमवान वन्य है, ऐसा अनुमान कर रहा है कोई। क्या अनुमान कर रहा है? वन्य। तो यहाँ पर पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, धूम, धूमवान, पर्वत धूमवान वन्य है। पंचम्यंत बनाया वन्य को, हेतु बनाया वन्य को, उल्टा कर दिया किसी ने, गलत अनुमान है। इसमें व्याप्ति का समन्वय होगा ही नहीं, तो उसको दिखाना है समन्वय नहीं होता है करके। ध्यान दीजिए, अनुमान क्या है? पर्वतः धूमवान वन्य है, पक्ष पर्वत, साध्य धूम, साध्य धूम, हेतु वन्य, हेतु साध्य साध्य धूम, पक्ष साध्य हेतु। समझ में आया? साध्य साध्य धूम, समझ में आया कि नहीं? साध्य हाँ, साध्याभाव, जो साध्य है उसका भाव होगा ना। 1000 बार बोल लिया है, बुला लिया है। साध्य साध्याभाव धूमाभाव, साध्याभाववत धूमाभाववत, धूम के अभाव वाला। समझ में आया? कौन? अयोगोलक। कौन लेंगे हम लोग? अयोगोलक। धूम का भाव है कि वहां पर, है कि नहीं? साध्य का भाव है कि नहीं? तो साध्य साध्याभाव साध्याभाववत कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में वृत्ति कौन है? वृत्ति कौन है? वन्नी। तो वृत्तित्व गया अग्नि में का अवृत्तित्व गया अग्नि में? वृत्तित्व गया। लक्षण समन्वय हुआ क्या? नहीं हुआ। यदि अवृत्तित्व जाता हेतु में, अग्नि में, तब लक्षण समन्वय असद हेतु है, गलत हेतु है। गलत हेतु में कभी भी व्याप्ति के लक्षण का समन्वय नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर भी समन्वय नहीं हुआ। समझ में आया? पंक्ति देखिए आगे, धूमवान वन्य है इत्यादौ साध्यो धूमः, मिला पंक्ति? साध्य धूम, तद अभाववत, तद अभाववत मतलब धूमाभाववत, साध्याभाववत कौन? अयोगोलक। तद वृत्तित्वमेव वन्यादौ, उसमें वृत्तित्व ही है। किसमें? वन्य में, है कि नहीं? तद उस अयोगोलक से निरूपित वृत्तित्व ही है। किसमें? वन्यादौ इति नाति व्याप्ति, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया भाई? व्याप्ति का लक्षण बन गया। बोलो एक बार व्याप्ति का लक्षण। व्याप्ति है लक्षण। कल पूछेंगे व्याप्ति का लक्षण और समन्वय करके दिखाओ, ऐसा पूछेंगे। समन्वय करके आना चाहिए।
जरूरत नहीं है कि पर्वतो वन्यमान धुमात यही स्थल रहेगा करके, स्थल कोई भी हो सकता है। उसमें केवल पकड़ना किसको है, साध्य पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है। फिर साध्य को साध्य पकड़ में आ गया तो साध्य का अभाव, फिर साध्य के अभाव वाला, फिर उसमें वृत्तित्व देखना है और अवृत्तित्व जाना चाहिए किसमें, हेतु में। तो लक्षण समन्वय हो जाता है। समझ में आया जी? चलिए हो गया ये चिंतन, बस आगे का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।